नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के घर घर से जुड़ी कहानी पर। दरअसल कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां बच्चे पढ़ाई ना करते हो, और कम से कम जहां 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चे ना हों। अगर आप उच्च शिक्षा में भी जाते हैं तो आपको 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की पायदान तय करके निकलना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार ने 13 साल के बाद फिर से पढ़ाई के उस सिस्टम को लागू किया है जिसमें बोर्ड का फोबिया आ गया है, बोर्ड एग्ज़ाम का डर आ गया है। मैं फोबिया इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तो बोर्ड एग्ज़ाम आने के 1 साल पहले से ही कांपते थे बच्चे कि अगले साल बोर्ड की एग्ज़ाम है, आप पढ़ाई करें। तो इस बार राज्य सरकार ने जो फैसले पर अमल का निर्णय लिया वो ये कि कक्षा 5वीं और 8वीं अब बोर्ड की एग्ज़ाम होगी। इसका मतलब बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा और पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। और इससे भी अलग हटकर जो बोर्ड है उसको भी बच्चों की कॉपियां ठीक से जांचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलत कॉपी जची और बच्चे फेल हो गए तो आजकल सुसाइडल मोड पर बच्चे बहुत जाते हैं, चाहे वो 5वीं क्लास के हों, चाहे वो 8वीं के हो या 10वीं 12वीं के। तो महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम रिटर्न मध्य प्रदेश में। आज इसी पर बातचीत होगी। लाखों बच्चों का मामला है और मध्य प्रदेश की शिक्षा के भविष्य जुड़ा हुआ मसला है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के शिक्षक संघ के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सुभाष सक्सेना जी, काउंसलर और बच्चों को मनोविज्ञान को पढ़ने और समझने में महारत हासिल करने वाली स्मिता सिंह राठौर हमारे साथ हैं, और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले कमल राठी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कि समाज इस मुद्दे पर क्या सोचेगा, क्योंकि अभी तक तो ये था बच्चों को भेज दिया, जनरल प्रमोशन होना है, वो पढ़ें, पेरेंट्स ध्यान दें, टीचर ना पढ़ाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चे 8वीं तक तो पास हो ही जाएंगे। अब 9वीं क्लास में गड़बड़ होगी तो देखा जाएगा 10वीं के बाद फिर वो ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ता था मध्य प्रदेश में, कि बच्चे फेल होने के डर से 9वीं तक तो पढ़ते थे क्योंकि तब तक एग्ज़ाम का कोई डर नहीं था। 10वीं का जो हुआ था उससे बच्चे घबरा के भागते थे। अब सरकार ने बुनियाद को मजबूत करने की बात की है कि 5वीं क्लास बोर्ड, उसके बाद सेकेंड हर्डल्स आएगी 8वीं क्लास में। अगर आप कमज़ोर हैं तो बाहर, और अगर मजबूत हैं तो फिर शान से पढ़िए। 10वीं भी आपकी, 12वीं भी है और फिर उच्च शिक्षा भी है। आपकी राय, इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि 5वीं 8वीं बोर्ड रखना और बच्चों का इवैल्यूएशन कराना, इसमें कहीं भी मनाही नहीं है, अच्छा काम है। लेकिन आप ये देखेंगे जो आपने कहा, तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे वहाँ बोर्ड हो नहीं हो, वहाँ पर एक प्रयास रहता था कि बच्चे पढ़ते थे। आप ये सारी चीज़ें सरकारी स्कूल पे मुझे लगता है ज़्यादातर पे लागू होती है, क्योंकि सरकारी स्कूल में वो एनवायरनमेंट हम नहीं दे पा रहे हैं, वो टीचर्स नहीं दे पा रहे हैं, वो बैठने की कुर्सी, टेबल, पंखे नहीं दे पा रहे हैं। हम जो आधुनिक आजकल जो तरीका है पढ़ने का, पहले के ज़माने में और आज में पढ़ाई में बहुत अंतर आया है। दुनिया पहले बड़ी थी, अब दुनिया छोटी हो गई है। अब इंटरनेट के माध्यम से सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी जगह का नॉलेज मिलता है, पढ़ सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मुझे इस पैटर्न से कोई तकलीफ नहीं है, एक अच्छा पैटर्न है। बच्चों के साथ इस पे टीचर्स की जवाबदारी बढ़ेगी, क्योंकि वो लापरवाह हो गए थे, तो मुझे लगता है उन टीचर्स की भी जवाबदारी बढ़ेगी, पेरेंट्स की भी बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ में मतलब ये वैसा काम है कि दवा हमने बता दी, मरीज हमने बता दिया, लेकिन डायग्नोज नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए एक्सरे होना है, सीटी स्कैन होना है, वो हमारे पास नहीं है, और दवाई डॉक्टर दे दे और मरीज ठीक हो जाए। तो मुझे लगता है सरकार को पूर्णतः, जैसे एक मॉडल आया कि सीएम राइज स्कूल, एक प्रधानमंत्री राइज स्कूल भी कुछ है, तो भाई हर स्कूल सीएम राइज स्कूल क्यों नहीं हो सकता? उसके लिए अलग श्रेणी की क्या आवश्यकता है? तो आप हर स्कूल को, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है हमारे देश का भविष्य है, तो हम हर सरकारी स्कूल को उसी स्तर पे क्यों नहीं ले जाना चाहते हैं? क्यों अलग से हम सीएम राइज स्कूल करके एक हेडलाइन बनाना चाहते हैं? हर स्कूल सीएम राइज होना चाहिए, हर स्कूल में टीचर्स अच्छे होना चाहिए, हर स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, बच्चे अपने आप पढ़ेंगे और उस जब माहौल मिलेगा। कोचिंग्स में आजकल देखिए आप, कोचिंग की इतनी बड़ी प्रथा चल गई है कि आप चाहे कुछ भी करवा लें, अल्टीमेटली 11वीं 12वीं जब हम जाते हैं तो डमी स्कूल्स चल रहे हैं। स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग में ही करना है, इसकी फीस भी कोचिंग वाला ही ले लेता है। असल में कमल राठी जी, ये कोचिंग स्कूल तो कब से इनका बहुत जोर हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि कोई अभी 15 साल से ये कोचिंग सेंटर्स बड़े हैं, कोचिंग सेंटर्स का जोर कब से बढ़ा है?
नहीं सर, ये 10-15 साल में ही बढ़ा है, इसके हाँ, पहले मैं नहीं बस था। इसी 15 पर साल में ही कोचिंग का बढ़ा है। और ये जो सिस्टम बदला है ये 13 साल पहले बदला है, यानी सिस्टम बदला 13 साल पहले और 2 साल के बाद उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया कि बच्चों की पढ़ाई अब कोचिंग सेंटर पर लोग कराने लग गए। पहले एक ज़माना था, मुझे लगता है कि हमारे शिक्षक संघ के अध्यक्ष जो है श्रीवास सक्सेना जी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो सारा मामला है, पहले तो अगर कोई पढ़ाई करता था कोचिंग तो उस बच्चे को खराब मानते थे कि कमज़ोर बच्चा है, डफर है, गधा है, इसलिए ये इसके घर ट्यूशन पढ़ रहा है या ये कोचिंग में जा रहा है। अब ये फैशन है कि अगर वो कोचिंग में नहीं जा रहा है तो फिर ठीक नहीं है। तो ये मामला पलट गया। लेकिन जो मैंने सीक्वेंस जो ईयर पूछा, ईयर मार्क 13 साल पहले ये सिस्टम ख़त्म किया और उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये सिस्टम कोचिंग का आसमान छूने लग गया और ये करोड़ों अरबों का एक धंधा हो गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग ना बंद हो जाए, उसके अपने फ़ायदे हैं, नफ़े नुकसान है, लेकिन कम से कम ये जो बोर्ड का मामला है, 5वीं में अगर बच्चा है तो फिर 4थी क्लास से उस स्कूल का टीचर बच्चे पर ध्यान देगा, क्योंकि अगर ये 4थी क्लास से पढ़ाई नहीं करा पाएगा तो उसे मालूम है कि 5वीं में इसके सारे बल्ब फ्यूज़ होने वाले हैं। क्योंकि वहाँ अगर टीचर के बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं इस क्लास के तो उस टीचर की पढ़ाई माने पढ़ाने पर भी रिमार्क्स आएंगे कि उन्होंने पढ़ाई की या नहीं। हेड मास्टर भी उसकी लपेटे में आएगा कि आप क्या देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि देर से सही एक गलती को सुधारा है सरकार ने और इसके नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पहले तैयारी करिए, सब जगह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि खोट कहीं भी निकल आएगा, इसमें भी है और इसके पहले भी था, ऐसा मानते हैं। सुभाष जी, ये सारा मसला कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की शिक्षा तंत्र को सुधारने के लिए भी है और जो बच्चे 5वीं क्लास से कमज़ोर होते थे, अब उसमें जो भी पढ़ेगा, मैं नहीं कहता कि वो मैंने ग्रेजुएट हो, लेकिन वो मजबूत पढ़ाई करके निकलेगा, चाहे वो 10वीं के बाद उसका ड्रॉप आउट हो, चाहे वो 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो। बुनियाद मजबूत होने की बात जरूर इसमें आएगी। हो सकता है कि साल 2 साल दिक्कत आए, लेकिन इसके बाद स्तर थोड़ा सा सुधरेगा। आपकी राय? अभी तक ये जब से करीब 10-12 साल, जैसा आपने 13 साल का बताया है जी, कि 13 साल से बोर्ड ख़त्म कर दिया था, 5वीं और 8वीं का बोर्ड समाप्त हो गया था और उसके कारण से जो है पहली से 10वीं तक बच्चा वैसे ही धक्का दे के पहुंच जाता था जी। और बीच में जो ब्रेकर थे, ब्रेकर नहीं थे। पहले ब्रेकर होने की वजह से जो है उनकी जो नींव जो है मजबूत होती जाती थी और 10वीं में जाके जब पहुंचता है तो उसका रिजल्ट बेकार आता है। तो ये जो कदम शासन ने उठाया है इसका हम स्वागत करते हैं, परंतु इसके साथ ही हम शासन से ये भी निवेदन करते हैं कि जैसा कि राठी जी ने बताया, स्कूलों में वैसी सुविधाएं भी देना चाहिए। जो है हमारे स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में लाइट, पंखे, बिजली, शौचालय और पीने का जल साफ नहीं है। इसके अलावा और भी कई जो शिक्षक लोग हैं उनके भी जो समस्याएं हैं उनका भी निदान की तरफ जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर पढ़ाएंगे तो फिर मांगे भी होंगी जी। लेकिन मैं कल एक पूरे मेरे ख्याल से देश जानता, परिचय की ज़रूरत नहीं है, मैं आनंद कुमार जो सुपर 30 के फाउंडर हैं उनका एक व्याख्यान था, उसको सुनने गया था। उन्होंने किस मुश्किलों में, किस गरीबी में सुपर 30 शुरू किया। एक टीचर पढ़ाने की जिद और जुनून पूरी दुनिया में छा गया। उनके पढ़ाए हुए 30 बच्चों में से उन्होंने कहा कि ऐसा कई बार हुआ जब 30 के 30 बच्चे IIT में सेलेक्ट हुए। तो सुविधाएं तो हम कहते हैं कि हमको आसमान से चांद तारे चाहिए, अगर पढ़ाने वाला आदमी ठीक नहीं है तो सब बेकार है। मैं सिर्फ एक बात का जिक्र करके बात ख़त्म करूँगा। जब भोपाल में गैस कांड हुआ और एक बड़ा हॉस्पिटल खुला जिसे कहते हैं BMHRC, बड़ा हॉस्पिटल था, पूरे दुनिया के देशों ने उसको डोनेशन में मशीनें गिफ्ट की, बड़ी बड़ी मशीनें आई, सेंट्रली AC हॉस्पिटल बना। तब एक डॉक्टर ने कहा था कि मशीन और अस्पताल से कुछ नहीं होता जब तक कि डॉक्टर अच्छे ना हों। आप भवन बनाने से इलाज नहीं कर सकते, आप भवन बनाने से सुविधा देने से आप अच्छे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उसके लिए टीचर अच्छा चाहिए। तो स्मिता जी, सवाल ये है, सुविधाएं बुनियादी होनी चाहिए, स्कूल हो, पानी हो, शौचालय हो, बिजली हो, पंखे हो, लेकिन अगर टीचर शिद्दत से नहीं पढ़ाएगा, उसको जिद नहीं होगी। शिद्दत से पढ़ाने के लिए उसके पास जो समस्याएं हैं, उसकी मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याओं का ही तो है कि समस्याओं के कारण से वो नहीं दे पा रहा ना उतना। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास। जी। स्मिता जी, लोग कहते हैं कि एजुकेशन में माने शिक्षक सबसे नोबल कॉज है। देश के राष्ट्रपति जब रिटायर हुए कलाम साहब, तो उनका कि क्या करेंगे आप, तो उनका कि मैं पढ़ाऊंगा।
भारत जैसे इतने बड़े देश का राष्ट्रपति रिटायरमेंट के बाद पढ़ाने की बात करता है, टीचर बनने की बात करता है, तो टीचर बनने के लिए आपको, मैं बहुत प्राचीन बात नहीं करूँगा कि विश्वामित्र थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, जंगल में वो आश्रम थे उनके, घास फूस के आश्रमों में पढ़ते थे और वहाँ से राजकुमार निकलते थे जो राजा महाराजा बनते थे। तो मैं उतनी आदर्श की बात भी नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप टीचिंग लाइन में आते हैं तो भगवान के लिए फिर आप पढ़ाइए, उसमें दिक्कतें होंगी, लेकिन जो आपका मुख्य उद्देश्य है उसको आप साइड लाइन मत करिए, क्योंकि उससे आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। वो भले ही आपके ना हो, लेकिन देश के बच्चे तो हैं। स्मिता जी बहुत काउंसलिंग करती है बच्चों की, और वो दिक्कतों को फेस करती है जो पेरेंट्स भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो बच्चों के मनोविज्ञान को समझना और फिर काउंसलिंग करके उनको ठीक रास्ते पर लाना, ये काम स्मिता राठौर जी का है। स्मिता जी, ये बदलाव मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिए कितना गुणकारी होगा, कितना स्वर्णिम काल वाला होगा, आपकी राय? ये जो 5th और 8th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स होना चालू हो रहे हैं वापस 13 साल के बाद, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें होने वाली है कि बच्चा बिल्कुल एक टेंडर एज से डेवलप होगा, और वो डेवलपमेंट उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा एकदम से 8th क्लास तक जनरल प्रमोशन की कैटेगरी में आ जाता है, आराम से वो पास होता है, एक्चुअल रियलिटी फेस ही नहीं कर पाता है, इसकी वजह से वो कमज़ोर होता जाता है। और जैसे ही 5th और 8th क्लास में 2 बोर्ड्स, 9th तक बच्चा ज़्यादा नहीं पढ़ता, बट 10th में बोर्ड है, तो पेरेंट्स, टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स सब सीरियस होते हैं इस चीज़ को लेके। सो जैसे ही ये 5th और 8th क्लास में वापस से बोर्ड्स आएंगे तो डेफिनेटली बच्चे बहुत स्ट्रांग बनेंगे। जो आपने पहले बताया कि सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं आजकल बहुत ज़्यादा, बच्चा जब बचपन से ही एक पैटर्न को लेके बिल्कुल क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली इनर स्ट्रेंथ, मोटिवेशन, पढ़ने का, एक ट्रैक पे रहने का, फोकस्ड रहने का बच्चा डेफिनेटली डेवलप करेगा। और साथ ही में जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं ऑटोमेटिकली दे आर इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होती हैं, पर उसके साथ साथ टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल रहेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है 8th और 5th क्लास में वापस से बोर्ड्स आना, जिससे बच्चे और अच्छे से प्रिपेयर करें, उनका बेस और ज़्यादा स्ट्रांग हो, और साथ में पेरेंट्स भी उनका एप्टीट्यूड समझ पाएँ, उनके जो स्किल्स हैं वो समझ पाएँ। अभी हो चुका है ग्रेडिंग सिस्टम, जिसकी वजह से हमें समझ में ही नहीं आता कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा है, क्योंकि ग्रेड्स एक नॉर्मल, एक टेंटेटिव ग्रेड्स मिल जाते हैं बच्चों को। एग्जैक्ट स्कोर्स आएंगे, एग्जैक्ट मार्क्स आएंगे, तो बच्चे, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स बचपन से ही उनका जो एक एप्टीट्यूड है उसको समझ पाएंगे और उनको आगे जाने में पूरा सहयोग दे पाएंगे। और ये जो प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, क्लैश हो रहे हैं, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी एक हद तक ख़त्म होगी। और ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप रहेगा वापस जो अपने मध्य प्रदेश MP बोर्ड स्कूल्स में आएगा, जो ओवरऑल एजुकेशन की क्वालिटी को इन्हांस करेगा, अच्छा बनाएगा और बेहतर बनाएगा। तो बहुत ही अच्छी एक ये वापस से हम चालू कर रहे हैं MP बोर्ड में, एक बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल। कमल राठी जी, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हम उसमें से दोनों चीज़ें ढूंढ सकते हैं। सवाल यह है कि जो पैटर्न आ रहा है उसके लाभ है कि नहीं। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए कि अगर आप CM राय स्कूल की बात करते हैं, आप PM राय स्कूल की बात करते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय के बाद नवोदय विद्यालय भी शुरू हो गए, लेकिन अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे तो फिर बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत जाएगी और बच्चों को पढ़ने में भी दिक्कत जाएगी। अगर वहाँ स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती हैं और ठीक से बाथरूम नहीं है तो जाहिर है कि फिर बच्चियाँ वहाँ कम जाएंगी या वो फिर बीमार भी पड़ेंगी और उनकी जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ जाएगा। तो ये तो बहुत ही बुनियादी सुविधाएं हैं कि स्कूल में बिजली हो, पानी हो, शौचालय बहुत साफ सुथरे हों और स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत ही पढ़ने जैसा हो। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी स्कूल का जो हेड होता है, प्रधान अध्यापक कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, हेडमास्टर, जो मर्जी। लेकिन 5वीं क्लास के बच्चे, 8वीं क्लास के बच्चे अभी तक जो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि धर्म खाते में चल रहे थे कि आप तो स्कूल में भेज दीजिए। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों में तो एवजी नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन गांव में तो टीचर एक क्लास प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हैं अकेले, बाकी सब टीचर हेडमास्टर को अपने एप्लीकेशन देके चले गए और सिर्फ एक बच्चे इसको संभाल रहा है। या कई बार तो ये हुआ कि गांव के कोई 10वीं 12वीं क्लास बच्चे को वो कहते कि तुम पढ़ा और तुमको अलग से हम 1000, 2000, 5000 रुपये दे देंगे। ये व्यवस्था हुई थी। तो क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमको कोई पूछने वाला नहीं है, बच्चे जब सब पास ही होना तो कौन पूछेगा। अब ये जिम्मेदारी बढ़ेगी और जो बच्चा 5वीं में जिस क्लास में ज़्यादा बच्चे फेल होंगे उसके क्लास टीचर पर, उसके प्रधान अध्यापक पर, हेड मास्टर पर सवाल खड़े होंगे और पूछताछ होगी। हिंदुस्तान का व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है,
जब तक कि उस पर जिम्मेदारी न रखी जाए। कम उसमें काम कर सकता है। भारत को पता है कि 250 करोड़ में हमने मंगलयान भेज दिया था, इतना टैलेंट है। तो बच्चे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बशर्ते कि उन पर थोड़ा सा बच्चों पर भी प्रेशर हो, टीचर पर भी हो। आपकी राय? बिल्कुल, मतलब मेरा यह मानना है कि सीएम राइज स्कूल की जगह हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर गांव देहात तक स्कूल्स हमारे पास हैं, कुछ टीचर्स भी हैं। तो हमें एक तो जो शिक्षा का बजट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, एक भवन निर्माण का जो कि कम से कम होना चाहिए, और दूसरा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का, तनख्वाह का या फैसिलिटीज का उस पर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे स्वच्छता अभियान में आप देखेंगे तो पिछले 5-8 साल से स्वच्छता में एकदम से बहुत ज्यादा जागरूकता आई। क्यों आई? क्योंकि एक रैंकिंग सिस्टम बनाया गया कि सब आपके पास ये सुविधा है तो आपका ये रैंक है, फिर ये है तो ये रैंक है, उसका एक कंपटीशन क्रिएट हुआ। तो ऐसे स्कूल्स के लिए भी एक रैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। स्वच्छता अभियान की तरह स्कूल अभियान कुछ होना चाहिए जिसमें हर स्कूल में अच्छे टीचर्स के मार्क्स, अच्छी फैसिलिटीज के नंबर, अच्छे जो रिजल्ट आएंगे तो उसके नंबर, और उसके हिसाब से उस स्कूल को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। क्योंकि आज हम ऐसा भी हो सकता है कि कोई शिक्षक है जो भोपाल में है, बहुत ज्ञानी है, और वो वहां नहीं जा सकता। जैसे आपने बात की आनंद कुमार जी की, वो नहीं आ सकते, तो हम उनका लाइव प्रोग्राम सारे स्कूल्स में कर सकते हैं। मतलब एक वो तो दिल्ली में बैठे सकते हैं, और हम लेकिन मध्य प्रदेश में अगर 5000 स्कूल है या 10,000 स्कूल है तो वहां लाइव 1 घंटे की क्लास उनकी जा सकती है जो बच्चे सीख सकते हैं। ये फैसिलिटी आज से 20 साल पहले नहीं थी। तो आज हम जब गांव में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देखिए 5वीं 8वीं बहुत अच्छी बात है। 5वीं 8वीं के अलावा मैं तो कहता हूं हर साल के एग्जाम में इवैल्यूएशन होना चाहिए। वहां के लोकल टीचर भी कर सकते हैं। कोई बोर्ड होने से कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है भाई। जैसा वहां 2 हाथ 2 पैर का टीचर है, वैसी बोर्ड में भी 2 हाथ 2 पैर का ही टीचर है। वही आपका पेपर सेट करके भी देगा, चेक करने वाला भी वैसी है। लेकिन भारतीय व्यक्ति की तो मजबूरी, जब तक कि उस पर डंडा ना चले तब तक वो काम नहीं करता। इसलिए ये 5वीं बोर्ड एक डंडा है, 8वीं बोर्ड मतलब एक आप पर दबाव है। ये बात है। टैलेंट में कोई कमी नहीं है। मैं दबाव की बात पे नहीं कर रहा हूं। एक आनंद कुमार पूरी दुनिया में छा सकता है, तो हमारे यहाँ तो बहुत स्कूल में आनंद कुमार होंगे, लेकिन उनमें वो जज्बा नहीं है। वो तो अपना खेत संभालना है, उनको अपनी कोचिंग संभालनी है। तो मुझे वही कहना है सर कि इसमें अगर रैंकिंग सिस्टम आ जाए, नंबर सिस्टम आ जाए, उस पे काम करते सीएम राइज स्कूल की जगह, और इसको एक अच्छे ढंग से कर लेते हैं हम, तो वो फैसिलिटीज अपने आप देखिए। वो गांव में मैं देखता हूँ टीचर्स पंखे खुद ही डोनेट करा लेते हैं, कुछ टेबल कुर्सी डोनेशन। अभी तो राठी जी 5वीं 8वीं बोर्ड को ही बर्दाश्त कर लें तो फिर हर साल हर क्लास की रैंकिंग की और उसकी बात होगी। अभी तो ये 5वीं और 8वीं क्लास में जो बताएंगे सुभाष जी की कितना प्रेशर अभी टीचर्स पर आने वाला है। क्योंकि मैं अपने गांव की बात भी करूं तो 5वीं क्लास के में सिर्फ 1 टीचर और 5 क्लासेस। अब 1 टीचर 5 क्लासेस कैसे संभालेगा? ऐसा नहीं कि वहां सिर्फ 1 ही टीचर है, लेकिन कोई छुट्टी पर चला गया है, कोई बीमार पड़ गया, तो वो एक ही बेचारे जो स्कूल के हेडमास्टर है वही 5 क्लास को संभाल रहे हैं। अब जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी तो आप देखिए कि इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब तो जैसे सबने कहा कि सुविधाएं बहुत है, इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, क्लासेस में कोई दिक्कत, अब तो स्मार्ट क्लासेस भी है। सुभाष जी सवाल है कि क्या ये, मैं एक लाइन इस पर जरूर जोड़ूंगा कि 2-3 काम ऐसे हैं, उसमें पत्रकारिता को भी जोड़ता हूं मैं, कि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो पैसे तो कमाई, क्योंकि पैसे के बगैर जीवन नहीं चलेगा, लेकिन पैसे को भगवान मत मानिए, क्योंकि डॉक्टर का पेशा भगवान के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लोग कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, तो भगवान के पहले गुरु का दर्जा आता है, डॉक्टर भगवान के बाद आता है, टीचर भगवान के पहले आता है। ये 2 ऐसे काम हैं, यहाँ अगर आपका मन करे पढ़ाने का तो इस शिक्षा जगत में आइए और शिक्षक बनिए, फिर शिकायतें कम करिए, बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान लगाइए। अगर पत्रकारिता में कोई आता है तो वो पैसे जरूर कमाए, लेकिन सच के साथ समझौता ना करे, नहीं तो इसके लिए इसके अलावा बहुत सारे काम हैं, आप दूसरे काम कर सकते हैं। तो ये 2-3 काम ऐसे जो अगर ये सुधर जाएं तो समाज बेहतर हो सकता है। अभी तो हम 5वीं और 8वीं पर फोकस करते हैं कि शिकायतों के बिना अगले साल कितना अच्छा रिजल्ट हो सकता है 5वीं और 8वीं का जी। क्योंकि इस बार 29 लाख बच्चे हैं 5वीं और 8वीं क्लास में। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 5वीं 8वीं से निश्चित ही शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार आएगा, और शिक्षकों पे भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी तक शिक्षकों पे कोई प्रेशर नहीं बन रहा था और सीधे जो है क्लास उसकी बढ़ती चली जाती थी जी। अब चूंकि जहाँ तक फिर आप वही बात आती है कि पूरे प्रदेश में हजारों शालाएं ऐसी है जहाँ पे एक शिक्षक है, एक शिक्षक 5 क्लास कैसे पढ़ाएगा, और उसके बाद बोर्ड,
और जो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी कोई वो उनकी जो वेतन वगैरह की व्यवस्था भी शासन को ध्यान देना चाहिए। वही समस्या आ जाती है असल में। अभी तक जो है शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। सबसे पहले शिक्षकों की पूर्ति होना चाहिए, इसके बाद बोर्ड के पैटर्न लागू होने चाहिए। और शिक्षा विभाग को तो खास तौर से 1ली से 8वीं तक की शिक्षा को मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रयोगशाला बना दिया है। मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पे इतने अधिकारी हैं और हर अधिकारी के नाम से एक योजना चल रही है। और रात को जैसे किसी को नींद नहीं आती तो कोई विचार आता है, कोई किसी को, तो यहाँ भी ऐसे ही है। किसी अधिकारी को नींद नहीं आ रही है तो उनके दिमाग में कोई बात आ गई, सुबह उठ के उसने वो योजना लागू कर दी। यहाँ ऐसा कैसे ही हो रहा है। सीएम राइज इतना खतरनाक साबित होने वाला है। आज भले ही अच्छा लग रहा होगा कुछ स्कूल आपको, लेकिन ये योजना जो है 1 लाख स्कूल को 10,000 में परिवर्तित करने का प्लानिंग है। यानी कि जो गांव-गांव में जो आज शिक्षा का जो लोक व्यापीकरण हुआ है वो जो है सब बंद होने वाले हैं। आप 5वीं 8वीं की बात कर रहे हैं, ये सीएम राइज जो है आगे जाके ये होगा इसमें। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो भवन निर्माण वगैरह जो बात हो रही है, भवन की बात हो रही है, तो इस पे भी कोई अंकुश नहीं है शासन का। अब जैसे शासन में ही निर्माण का विभाग होना चाहिए। अब हमारे पास पैसा आया, हमने नगर निगम को दे दिया, बीडीओ को दे दिया, वहां पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो जैसा चाहो वैसा बना देंगे, 2-3 साल वो छत टपकने लगती है। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग के पास ही ये भी एक वो होना चाहिए। नहीं, मैंने तो ये कहा कि हमारे यहाँ कई आनंद कुमार हैं जी। अगर आनंद कुमार सरकारी सिस्टम में आ जाएंगे तो वो भी फिर सुभाष जी की तरह परेशान हो जाएंगे जी। तो हम तो मानते हैं कि सुभाष जी भी आनंद कुमार है, बशर्ते कि उनको काम करने के अवसर मिले। तो प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत से आनंद कुमार मिल जाएंगे आपको, लेकिन सरकारी स्कूल में जैसे सर मैं एक बात बताऊं, जैसे शिक्षकों को भी जो है इस तरफ थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहिए सरकार को। शिक्षकों से अब जो पुरस्कार की जो प्रथा है आपको शायद मालूम होगी कि खुद शिक्षक अप्लाई करें। हमें पुरस्कार पाने के लिए हम खुद अप्लाई करें, जबकि शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी फौज है, वो क्या कर रहे हैं, वो मूल्यांकन करें हमारा। सुभाष जी दिल बड़ा करिए, आपका पुरस्कार तो वो है जो आपके बच्चे पढ़कर आईआईटी में जाएंगे, जो डॉक्टर बनेंगे, जो इंजीनियर बनेंगे, जो अच्छे नागरिक बने, वो आपका पुरस्कार है। ये जो सर्टिफिकेट और कुछ हजार रुपए किसी टीचर का पुरस्कार नहीं है। तो मेरा कहना यह स्मिता जी कि टीचर एक ऐसा पेशा है, इसमें वही उन लोगों को लिया जाए जिनसे पूछा जाए कि कई बार ये होता ना कि हमें कोई नौकरी नहीं मिली तो उनका चलिए इस गाँव में मासा भी हो जाओ। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड वाला पेशा नहीं है। आप पीढ़ी बनती है आपकी गोद में, एक पीढ़ी का माने निर्माण होता है और आप प्रलय भी कर सकते हैं इसमें। तो सीधी सी बात है कि 2-3 पेशे ऐसे हैं जिसमें जिनका मकसद पढ़ाने का हो, मेहरबानी करके वो शिक्षक बने, नहीं तो फिर शिकायतें जिंदगी भर होती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। और टीचिंग के नाम पे आप छुट्टी लेके घर जाते रहेंगे और गांव में खेती करते रहेंगे और अपने एवज में पढ़ाते रहेंगे। ऐसी संख्या अब बढ़ रही है, इसकी चिंता की बात है। आपकी आखिरी बातचीत की ये जो सारा मसला है, मध्य प्रदेश की शिक्षा का क्या फिर से उद्भव होगा, फिर से ये उत्कर्ष की तरफ जाएगी? क्योंकि पूरे देश में मध्य प्रदेश का शिक्षा के मामले में बहुत नीचे पायदान पर नंबर है। ये जो व्यवस्था बदल रही है 13 साल बाद, इससे शायद उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। आपकी राय? जब भी हम एक एग्जाम का नाम लेते हैं या बात करते हैं जी, तो वहाँ से आता है एक टर्म कि हम कुछ इवेल्युएट कर रहे हैं, हम कुछ चीज़ को कुछ नंबर्स से हम रैंकिंग जो सिस्टम की बात हो रही थी तो हम रैंक्स देते हैं। अब जब 5th और 8th क्लास में अगर हम बोर्ड्स डालते हैं, बोर्ड्स आते हैं वापस, तो ज़रूरी ये सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि बच्चों का ओवरऑल रिजल्ट। बोर्ड शब्द ठीक नहीं है, नहीं बोर्ड्स जी। अच्छा, हाँ जी। सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि बच्चों के जो स्कोर्स रहेंगे, मार्क्स रहेंगे, उन मार्क्स की वजह से हर स्कूल की ऑटोमेटिक रैंकिंग होगी। इस स्कूल का एवरेज इतना रहा बोर्ड्स में, इस स्कूल का एवरेज इतना रहा। तो जैसे आपने बात की थी एक डंडा रहता है, तो जब वो चीज आएगी तो ऑटोमेटिकली टीचर्स और सीरियसली उस चीज को लेंगे और सीरियसली पढ़ाएंगे। और सबसे अच्छी चीज ओवरऑल जो रिजल्ट रहेगा उसमें हम डेफिनेटली एक चीज देखेंगे कि बढ़ोतरी हमें मिल रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हर छोटे छोटे पायदान पे हम हमेशा बोलते हैं कि डायरेक्ट हम उचक के एकदम से हाइट्स पे नहीं पहुंच सकते हैं, स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी। तो ये 5th और 8th क्लास एक छोटी छोटी स्टेप्स हैं जिससे बच्चे का और अच्छा डेवलपमेंट होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो इससे बहुत अच्छा होगा इमोशनली, एकेडमिकली एंड बिहेवियरली।
तीन बहुत ही ज़रूरी पिलर्स होते हैं हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट के, और ये तीनों चीज़ों में आपको बच्चों में बहुत ही ज़्यादा सुधार और स्थिरता दिखाई पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। एक आध 2 साल लगेंगे इस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, एंड साथ में पेरेंट्स को भी। हमें ये संगम है टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट का। तो जब ये पूरे तीनों चीज़ों को 1-2 साल लगेंगे, बट डेफिनेटली इससे हमें एक बहुत ही अच्छा, जो हम एजुकेशन में पीछे जा रहे हैं, हमें एकदम से आगे बढ़ोतरी मिलेगी, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 13 साल बाद 2008 के बाद जी, सरकार व्यवस्था बदल रही है। इसमें कोई शक नहीं, दिक्कतें हैं, स्कूल में दिक्कतें हैं, खासतौर से जो देहात के स्कूल है वहाँ दिक्कत है, और जो सरकार ने व्यवस्था बदली है CM राइज स्कूल, उसको लेकर भी दिक्कत आने वाली। लेकिन इस 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को लेकर जो पढ़ाई के अब 2 साल आएंगे आने वाले, उसके बाद बच्चों में पढ़ने की आदत पड़ेगी 5वीं क्लास से 8वीं क्लास से, तो जाहिर है कि वो 10वीं और 12वीं में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश के बच्चे अब IAS में भी निकल रहे हैं, आर्मी में भी जा रहे हैं, और कह सकते हैं कि भारत के अलावा देश में वो दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बदलाव अच्छा है, और उम्मीद करते हैं कि इससे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर मजबूत होगी, जिससे कुल मिलाकर शिक्षा का ढांचा बेहतर होगा, और टीचर्स भी जो हैं वो भी अपने आप को इसके अनुरूप ढाल पाएंगे। क्योंकि 13 साल बाद ये सिस्टम दोबारा लागू हो रहा, तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा, सुभाष जी आपका भी, स्मिता जी आपका भी, और राठी जी आपका भी, कि बहुमूल्य सुझाव आपने दिए। और मध्य प्रदेश की शिक्षा के मामले में जो बदलाव हुआ है उसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस फैसले पर अमल करने का काम शुरू किया है। क्योंकि बातें तो बहुत लोग कर रहे थे, निर्णय पर 13 साल के बाद दोबारा आ पाए। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश का शिक्षा जगत बेहतर होगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।